गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने किया था व्हाट इज़ द वर्क डन। वर्क डन आपको पता है क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन आपका क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके लिए कुछ साइंटिफिक हमें कैलकुलेशन या अप्रोच दे रखी है जिसके अकॉर्डिंग वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब यदि डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो और आपका फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो क्योंकि फोर्स का एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इसको ही पॉजिटिव ले सकते हो या इसको ही ले सकते हो। तो इसका मतलब आपका जो वर्क डन है ना क्या होगा उसके इसके अंदर नेगेटिव। एंड वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ओके, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो आपका वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। उसके बाद देखो, ए प्रोटर लिफ्ट ए लगेज ऑफ 50 किलोग्राम फ्रॉम द ग्राउंड। कोई प्रोटर है वो क्या करता है 15 किलोग्राम की लगेज को ग्राउंड से उठाता है एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबोव द ग्राउंड। और वो उसको 1.5 मीटर अबोव द ग्राउंड अपने जो लगेज है उसको हेड के ऊपर रखता है। तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। तो उसने कितना वर्क किया। अब आपको पता है वर्क क्या होता है, आपको अच्छे से पता है वर्क इज द फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखो मास आपको कितना गिवन है, मास आपको गिवन है, आप यहाँ से देखेंगे तो मास कितना है 15 kg। मास इज द 15 kg। और जो आपको हाइट कितनी दे रखी है, कितनी डिस्टेंस से बोल रखा है, लेट कर लेते हैं एस, वो आपको कितना दे रखा है 1.5 मीटर। ओके, अब फोर्स निकालना है, वर्क फोर्स निकालने पहले फोर्स आपको पता है क्या होता है mg, क्योंकि एवरी जिस ऑब्जेक्ट का मास होता है तो उसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। तो ये हो जाएगा मास कितना आपके पास 1.5 नहीं 15 किलोग्राम है सॉरी, तो 15 इंटू में जी कितना आपके पास 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 किलो या न्यूटन। ओके, तो यहाँ से आपका वर्क डन कितना होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 150 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना आपके पास 1.5 मीटर। तो ये हो जाएगा 225 न्यूटन मीटर, मतलब कि 225 जूल। इट इज़ योर वर्क डन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हैं देखो, इट इज़ वेरी इजी व्हेन डू वी से दैट वर्क इज़ डन। हम कब बोलेंगे कि भी आपका वर्क हुआ है? जब आपकी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो जाएगी तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भी हमारा वर्क हुआ है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस इज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। डिफाइन वन जूल वर्क। आपका देखो वन जूल वर्क कब होगा? वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। वर्क वन जूल कब होगा? जब आपके पास 1 न्यूटन का तो फोर्स हो और 1 मीटर की क्या हो डिस्प्लेसमेंट है, तो उस केस में वर्क को हम क्या बोल सकते हैं 1 जूल। नेक्स्ट है ए पेयर ऑफ ब्लॉक्स एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन ए प्लग। द फील्ड बीइंग प्लग्ड इज 50 मीटर लॉन्ग। एस दे रखी है आपके पास, फोर्स गिवन है, तो हाउ मच वर्क इज डन इन प्लॉन्गिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। अब इजी है, वही वर्क डन क्या हो जाएगा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद देखो एनर्जी आती है। एनर्जी क्या है हमारे लिए? जो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो होता है सोर्स। ओके, सन। मतलब कुछ तो नेचुरल सोर्स होते हैं और कुछ आपके आर्टिफिशियल सोर्स होते हैं एनर्जी के। तो सन हमारा कौन सा सोर्स है? नेचुरल सोर्स ऑफ द लाइट। ओके, तो उसके बाद आपका एनर्जी क्या होती है? देखो एनर्जी मेजर करती है कि भी आपके वर्क करने की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज द एनर्जी। तो द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट is thus measured in term of its capacity of doing work. The unit of energy is same as that of work, क्योंकि वो तो वर्क की आपकी बॉडी की कैपेसिटी है भी, वो कितना वर्क कर सकती है। तो ऐसा यूनिट तो दोनों की क्या रहेगी सेम रहेगी, इतनी ही एनर्जी की होगी और उतनी ही किसकी होगी वर्क की होगी। तो हम एनर्जी की यूनिट किस में डिफाइन करते हैं जूल में। तो 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। तो 1 जूल एनर्जी कितनी होगी? अब जब हम 1 जूल ऑफ वर्क कर लेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो हमारी 1 जूल होगी एनर्जी। तो 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। समटाइम्स ए लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलो जूल, और किलो जूल के अंदर क्या होता है 1000 जूल आपकी एनर्जी होती है। उसके बाद होता है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी आपको पता है नॉर्मली वैसे तो बहुत टाइप की हो सकती है हीट, लेकिन नेमली जो एनर्जी हम डिस्कस करते हैं डेट इज द पोटेंशियल एंड द काइनेटिक एनर्जी। ओके,
Forms of luckily the world we live in provide energy in many different forms. The various forms include kinetic energy, potential, heat, chemical, electrical energy and the light energy. Okay, तो उसके बाद जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसकी वजह से आती है? ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से. और पोटेंशियल एनर्जी आती है ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से. ओके, उसके देखो जेम्स प्रिस्कॉट जूल वाज outstanding British physicist. He is the best known for his research in electricity and thermodynamics. और इन्होंने ही आपको एनर्जी का कंसेप्ट दिया था. थर्मोडाइनमिक्स और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इन्होंने ही रिसर्च किया था. थर्मोडाइनमिक्स होता है जब हम वो फिजिक्स का पार्ट जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हीट का जो मोशन हो रहा है ना उसको डिस्कस करते हैं. एंड इलेक्ट्रिसिटी अमंगस्ट अदर थिंग्स ही फॉर्मुलेटेड ए लॉ फॉर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. उन्होंने क्या है ना, जो जूल हैं जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने ही आपको क्या दिया था? इलेक्ट्रिक करंट. करंट क्या होता है? जब चार्ज पार्टिकल्स की का मोशन होता है तो वहाँ पे आपका करंट एसोसिएटेड हो जाता है. ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स. तो इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है वो भी इन्होंने ही दिया था. ही आल्सो वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड डिस्कवर द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर करके आए हैं. द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क कॉल्ड जूल इज नेम्ड आफ्टर हिम. ओके.